हैं। सबसे पहले क्या बनाया गया था? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसमें इस तरह का कुछ ऐसे मुड़ा मुड़ा सा था, ठीक है, इसको मीसोसोम बोलते हैं। फिर इसके बाद बाहर की तरफ क्या था? एक गैप था और उसके बाहर सेल वॉल बना हुआ था, उसके बाहर सेल वॉल बना हुआ था, रुको, उसके बाहर सेल वॉल बना हुआ था, ये देखो। बना लिया है आप सभी लोगों ने? बच्चों, आप सभी लोगों ने बना रखा है? ठीक है, चलो, ये बन गया। इसके बाद बच्चों उपस्थित था स्लाइम लेयर, उपस्थित था स्लाइम लेयर। सही बना रहा हूं? सही बना रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के फिगर से कुछ अलग हो रहा है? ऐसा ही आप लोगों के पास भी बना हुआ है ना? इसको कहेंगे स्लाइम लेयर, ठीक। इसके बाद एक बेसल बॉडी बनेगी और यहां से निकलेगा क्या? फ्लैजिला या कसाभिका, फ्लैजिला या कसाभिका। और इसके क्रोमोसोम क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे, डीएनए बिखरे हुए रहेंगे। एक और डीएनए इसमें पाया जाएगा जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ये क्या होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ऐसे, ये क्या है? आरएनए, ये क्या है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बताया जा चुका है, लिखे हम लोग। हेडिंग डालिए। हेडिंग तो डाल रखा होगा आपने, बैक्टीरिया की परा संरचना, जीवाणु की परा संरचना। उसमें पहला लिखिए, जीवाणु में सबसे बाहर की तरफ, जीवाणु में सबसे बाहर की तरफ स्लाइम लेयर पाई जाती है। हेडिंग भी लिख दीजिएगा, स्लाइम लेयर। हेडिंग है SLIME, स्लाइम, LAYER, स्लाइम लेयर। हेडिंग है स्लाइम लेयर। बच्चों आवाज आ रही है ना? अब आप लोग कुछ बोलेंगे तो हम आगे समझेंगे कि आप लोग कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि क्या होगा, बोलने से नींद नहीं आएगी, आप लोग सो जाएंगे अदरवाइज। चलिए, जो पहली हेडिंग है वह है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। इसमें लिखिए, स्लाइम लेयर जीवाणुओं के सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत होती है। स्लाइम लेयर जीवाणुओं में सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत होती है, जो डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? ऐसे, जो डेक्स्ट्रॉन, DEXTRON, जो डेक्स्ट्रॉन, यहां देखो, जो डेक्स्ट्रॉन तथा 11 और अन्य अमीनो एसिड, डेक्स्ट्रॉन तथा 11, LAVAN, 11 और
कुछ एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, कुछ एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। स्लाइम लेयर सबसे बाहर की परत होती है, लेयर होती है, जो डेक्स्ट्रान, लेवेन तथा कुछ एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है। बच्चों इसका मुख्य काम होता है क्या? जीवाणु की सुरक्षा करना। जीवाणु की सुरक्षा करना कैसे? सूखने से बचाती है। ये नमी को अपने में ट्रैप कर ले, डेक्स्ट्रॉन है इसमें, नमी को क्या करेगी? अपने में ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी नमी को, जिससे क्या होगा? लंबे समय तक जीवाणु सूखेगा नहीं। अगर मान लो बरसात नहीं हुई या नमी नहीं प्राप्त हो रही है तो जीवाणु सूख करके मर सकता है। ऐसा न हो इसके लिए उन्होंने बता दिया है कि डेक्स्ट्रॉन, लेवेन और कुछ एमिनो एसिड से मिला हुआ एक गीला गीला लेयर होता है, ये कुछ गीली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये सूखता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इसका क्या कार्य होता है? बच्चों, अरे यार आवाज आ रही है ना? लिख लो, लिख लो। स्लाइम लेयर जीवाणुओं की डेसिकेशन से सुरक्षा करती है। डेसिकेशन का मतलब सूखना, डेसिकेशन। उसी में बेटा हेडिंग चल रही है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर हेडिंग के अंतर्गत ही अभी लिख रहा है ना, सिर्फ स्लाइम लेयर के बारे में ही लिखवा रहा हूं। सुनो, स्लाइम लेयर फिर से शुरू करते हैं। स्लाइम लेयर जीवाणु के सबसे बाहर की परत होती है तथा यह डेक्स्ट्रॉन, लेवेन और कुछ एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। स्लाइम लेयर का कार्य, स्लाइम लेयर का जीवाणु की सूखने से बचाने में सहायता करना है। स्लाइम लेयर का कार्य जीवाणु को सूखने से बचाने में सहायता करना है। ठीक है, सूखने से बचाने में सहायता करना है। यहां पर सूखने की अंग्रेजी डेसिकेशन होगी बेटा, DESICCATION, डेसिकेशन। इसको कहते हैं सूखना। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखना। और आगे लिखो बच्चों, क्या होता है बच्चों? यह हमेशा ऐसे जीवाणुओं में पाई जाती है बच्चों, ध्यान सुनिए, यह हमेशा ऐसे जीवाणु में पाई जाती है जो रोग काज करते हैं, जो हम लोगों के लिए क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं, जो रोग काज करते हैं। ऐसे जीवाणु में, जो सामान्य जीवाणु हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उनमें यह नहीं पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी जीवाणु में स्लाइम लेयर नजर आ रही है तो आप कह सकते हैं कि सर वो पैथोजेनिक है, वो हमें रोगाणु है, हमें रोग काज कर सकती है। क्यों? हो सकता है ना? यस सर। तो लिखो, आगे लिखो, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर उन जीवाणुओं में पाए जाते हैं जो रोगजनक होते हैं। स्लाइम लेयर उन जीवाणुओं में पाए जाते हैं जो रोगजनक होते हैं। स्लाइम लेयर उन जीवाणुओं में पाए जाते हैं जो रोगजनक होते हैं। ठीक है, तो रोगजनक, अब ये सोचा जा सकता है कि क्यों सर रोगजनक में क्यों पाए जाते हैं? बच्चों रोगजनक में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें रोगा हमारे शरीर में अगर गए तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से उन्हें लड़ना है। इम्यून सिस्टम कोई अगर केमिकल छोड़ेगा तो स्लाइम लेयर उसकी सुरक्षा कर देगी, स्लाइम लेयर उसकी सुरक्षा कर देगी। इसलिए रोगाणु वाले जीवाणु में, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, उनमें स्लाइम लेयर जरूर पाई जाती है।
जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनमें यह नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन्हें तो डाइजेस्ट करके हमें प्रोटीन देना है, तो स्लाइम लेयर उसमें नहीं पाई जाती है। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? यस सर। कौन कौन बता सकता है? कमल बता सकते हैं स्लाइम लेयर का क्या काम है? चलो मैं बताता हूं, छोड़ो। सुनो, स्लाइम लेयर सबसे बाहर की परत किसकी बनी होती है? डेक्स्ट्रॉन 11 तथा एमिनो एसिड की बनी होती है। काम क्या है? सुरक्षा करना। किससे? डेसिकेशन से सुरक्षा करना, ठीक, मतलब सूखने में से रोकना। क्यों? किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है रोगजनक जीवाणुओं में। किसमें पाई जाती है? रोगजनक जीवाणुओं में पाई जाती है। अच्छा, रोगजनक जीवाणु में पाए जाने से उसका और फायदा क्या हुआ? भाई रोगजनक में पाया जाएगा तो वह सुरक्षित रहेगा और रोग फैलाता रहेगा, सुरक्षित रहेगा और रोग फैलाता रहेगा। ठीक, आगे चलें। अब दूसरी हेडिंग लिखिए, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसके बाद कौन सी है? ये ग्रीन कलर में सेल वॉल है ना, सेल वॉल। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। हेडिंग लिखिए, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। चित्र नहीं बना, कल का बनवा दिया गया है ना बेटा, कल का बनाया था ना आपने, याद आ रहा है? बोलो। यस सर। तो बनाओ, ये तो रफ डायग्राम मैंने बनाया है खुद के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एक बार याद दिला सकूं कि कल क्या क्या हुआ था। आइए, सेल वॉल। हेडिंग लिखिए, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। बच्चों, यह स्लाइम लेयर के नीचे पाई जाने वाली दृढ़ संरचना होती है। लिखो, यह स्लाइम लेयर के नीचे पाई जाने वाली एक दृढ़ संरचना होती है। स्लाइम लेयर के नीचे पाई जाने वाली एक दृढ़ संरचना होती है जो जीवाणु के अंदर स्थित कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। जीवाणु के अंदर स्थित कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है ना? और क्लियर दिखाई? चलो, यह स्लाइम लेयर के नीचे पाई जाने वाली संरचना है जो जीवाणु के अंदर स्थित कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, अब आप लोग हमें बताइए, आप लोगों से एक बार मैंने प्रैक्टिस कराया था, किन चीजों की बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकान। यह म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकान। यस यस, पेप्टाइडोग्लाइकान। सर ये जीवाणु के अंदर की बात क्या है? कहां पर? अच्छा, जीवाणु के अंदर के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। यह सेल वॉल जो है स्लाइम लेयर के बाद पाई जाने वाली लेयर है, सतह है, जो क्या करती है? दृढ़ सतह है। क्या है? दृढ़, माने मजबूत सतह है। वह अंदर के कोशिकांगों, जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, यह यानी कि सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। कमल बोलो जरा, म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकान। कमल सो गए क्या? बता बेटा। म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टाइडोग्लाइकान। देखो, हाँ, पेप्टाइडो, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान। हिंदी में लिख दूं? रुको, हिंदी में लिख दे रहा हूं। पेप पेप्टाइडोग्लाइकान।
पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान, म्यूकोपेप्टाइड, कई बार तो लिखवा चुका हूं, क्यों? म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। आगे चलें। अब इसके बाद इस सेल वॉल के बाद एक गैप पाया जाता है, सेल वॉल के बाद एक गैप पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक, बोलो, स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहां पाया जाता है? सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। अब हेडिंग डालिएगा तीसरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डालिए, सेल मेम्ब्रेन डालते रहिए हेडिंग। लिखिए सेल मेम्ब्रेन में यह सेल वॉल के नीचे पाई जाती है, यह सेल वॉल के नीचे उपस्थित होती है, सही शब्द है उपस्थित होना, यह सेल वॉल के नीचे उपस्थित होती है तथा तथा फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तथा किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। फिर से सुनो, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कहां पाई जाती है? सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। और लिखो, इसके अंदर मतलब सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल, हाँ 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 बोलो, ऐसे बोल दिया। के बाद क्या है? कहाँ बेटा? किसके बाद? प्रोटीन के बाद। अच्छा, की बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका कला भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? कोशिका कला। अब देखो आगे लिखो, लिख लिया है सभी लोगों ने? आगे बोले। क्या हुआ भाई, स्लो लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है, लिखो, इसके भीतर, कोशिका मेरे कला में, इसके भीतर सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम तथा लिपिड पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम तथा लिपिड पाए जाते हैं। एंजाइम ऐसे लिखिएगा, इसके अंदर सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम तथा लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों? आगे लिखें। देखो बेटा, एक हेडिंग डालना, हालांकि वो हेडिंग होनी नहीं चाहिए थी, परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से वह इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग हेडिंग डलवा के लिखवा रहा हूं, क्योंकि जब दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या? ये मीसोसोम, ये क्या चीज है? ये है मीसोसोम। हेडिंग डालिए मीसोसोम, मीसोसोम, हेडिंग डाल दीजिएगा मीसोसोम।
बच्चों बोले इसके बारे में। यस सर। प्लाज्मा नहीं, सेल मेम्ब्रेन लिखो। सेल मेम्ब्रेन वलित होकर, वलित का मतलब फोल्ड होकर, यहां देखो सेल मेम्ब्रेन ही तो फोल्ड हुई है। सेल मेम्ब्रेन वलित होकर होकर मीसोसोम जैसी संरचना का निर्माण करती है। सेल मेम्ब्रेन वलित होकर, वलित का मतलब फोल्ड, जहां वलित लिख रहे हो वहां पे फोल्ड, ऐसे वलित, वलित लिखना, ब्रैकेट में फोल्ड लिखना। सेल मेम्ब्रेन वलित होकर, ब्रैकेट में फोल्ड होकर मीसोसोम जैसी संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वलित होकर मीसोसोम जैसी संरचना का निर्माण करती है। ओके। अच्छा, मीसोसोम जैसी संरचना का निर्माण कर दी। अब क्या होगा, इसके कार्य, इसके इसके कार्य अभी तक खोजे नहीं गए हैं। इसके इसके द्वारा किए गए कार्य, किए जाने वाले कार्य अभी तक खोजे नहीं गए हैं। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य अभी तक खोजे नहीं गए हैं। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा। लिख लिया? अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ओके। और क्या हुआ बच्चा, एक चीज और, इसको इसको कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया का समरूप मानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का समरूप, समरूप का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही मानते हैं। इसको कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया का समरूप मानते हैं। बेटा इसको चाहो ना तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में पूछेगा। क्या कि मीसोसोम किसका समरूप है? तो आप लोग लिखेंगे कि मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का समरूप है तथा कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वह श्वसन का कार्य करता है। लिखो, इसे कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिखते हैं बेटा, इसे कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया का समरूप मानते हैं तथा तथा उनके अनुसार मीसोसोम श्वसन कार्य में सहायक होता है। तथा उनके अनुसार मीसोसोम श्वसन कार्य में सहायक होता है। ठीक है, उनके अनुसार मीसोसोम श्वसन कार्य में सहायक होता है। उनके अनुसार मीसोसोम श्वसन कार्य में सहायक होता है। ठीक है, सच में शोषण करता है मीसोसोम? इसके अभी वास्तविक कार्य खोजे नहीं गए हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हाँ यह श्वसन कार्य करता है। पिछली बार हाफ ईयरली परीक्षा में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है कि मीसोसोम का क्या कार्य है। आप लोग श्वसन लगा दीजिएगा, आप लोग श्वसन लगा दीजिएगा। ठीक है, मुद्दा सुनाई दिया था ना, समझ में आ गया? मीसोसोम का क्या कार्य है? मीसोसोम का क्या कार्य है? श्वसन। श्वसन कार्य। किसका समरूप है ये?
माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। ठीक, अब आगे लिख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला के बाहर एक कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति के बीच में एक गैप पाया जाता है, एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसी में लिख लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक खाली स्थान। हाँ बेटा, इसी मिसोसोम में। आगे लिख लो, कोशिका कला लिखो, कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति के मध्य एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति के मध्य एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। हेडिंग डालिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटो कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो, कौन क्या पूछ रहा है? तुम ही पूछ दो उसकी जगह पर। हाँ बेटा, थोड़ा जोर लगा बेटा, आवाज आ जाए। पड़ोस दूसरे का माइक ले लो। बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, किसी दूसरे के माइक से पूछ लो या लिख दो क्वेश्चन। आवाज आपकी आ नहीं रही। लक्ष्मी सुन, हाँ क्या लिखना है बोल रहे। क्या क्या बेटा, बोलो बोलो, आ गई आवाज। लिखने के बाद क्या लिखना है ये बोल रही है। किसके बाद? किसके बाद? लिखने के बाद। लिखने के बाद पूरी लाइन बोलो, मैं भूल गया हूं, याद करके थोड़ी बता रहा हूं। पूरी लाइन क्या थी? ले आवाज चली गई तुम्हारी, अभी आई थी। अरे छोटे बच्चे, तुम्हारी आवाज चली गई। कमल पूछ के बताओ या मोबाइल दो उनको। कमल कन्वे करो, क्या कह रही है बेटिया, कहाँ किसके बाद? पूछ के बताओ। सर पता है जी, जिसे प्लेमिक स्पीच कहती है। क्या कहते हैं जिसे? बोलो सर आपने ये कौन लिखवाया है उसके बाद? पूरी लाइन। कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति के मध्य एक वो स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यहां उंगली दिखा रहा हूं। हाँ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बेटा क्या कर रहे हो? सर जी तो पूछ रही हूँ कहाँ से। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। जिसे की पहले बात तो है। अब हमें याद करके थोड़ी बोल रहा हूँ कि लाइन जो तुम्हें पहले बोला वही बार बार मैं बोल पाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, फिर उसको अपने जैसा आदमी बोलता है। ठीक है, मुझे पूरी लाइन बताओगे तो ही तो मैं बोल पाऊंगा, और सुनाई दे ही नहीं रहा था आपकी आवाज। अभी क्लियर है? डाउट क्लियर? आगे बढ़ा जाए? चलो, ये अच्छी बात है कि आप लोग पूछे हैं। जो भी डाउट हो जरूर पूछा करिए। हाँ, माइक में बोलने से आवाज आती है। एक शब्द बोल करके कहोगे सर इसके बाद क्या बोला आपने, मुझे क्या पता, मैंने तो बोला है। कॉन्सेप्ट याद करके थोड़ी बोलते हैं। जब आप लोग भी ना हमारी तरह सीख जाओगे तो फिर आप लोग भी एक लाइन बोलोगे, फिर दूसरी बार जब दोहराओगे तो कुछ और बोलोगे उसी शब्द को अपनी दूसरी भाषा में। ठीक है, ये होता है। आगे हेडिंग डालिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। हेडिंग डालो।
लिखो, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोल रहा हूं। यह कोशिका कला से घिरी हुई, कोशिका कला से घिरी हुई एक द्रवीय संरचना होती है। यह कोशिका कला से घिरी हुई एक द्रवीय, द्रव वाली, द्रवी का मतलब लिक्विड, लिक्विड, LIQUID, यह कोशिका कला से घिरी हुई एक द्रवीय संरचना होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मैं यह फिगर मिटा रहा हूं बच्चों ताकि मैं लिख सकूं, अब आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कोशिका कला से घिरी हुई एक द्रवीय संरचना होती है द्रवीय संरचना होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, बेटा माइक बंद कर लो, बेटा माइक बंद कर लो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं। इत्यादि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में ही बहुत सारे राइबोसोम बिखरे रहते हैं। कोशिका द्रव में ही बहुत से राइबोसोम बिखरे रहते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोशिका द्रव में बहुत से राइबोसोम बिखरे रहते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तथा बच्चों हमने आपको यह भी बताया था कि कोशिका, जो जीवाणु की कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर भित्ति या नाभिक कला नहीं पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डीएनए या आनुवांशिक मटेरियल भी बिखरा रहेगा, आनुवांशिक मटेरियल भी बिखरा रहता है। कोशिका द्रव में ही, आगे लिखिएगा, कोशिका द्रव में ही जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ की अंग्रेजी होती है जेनेटिक मटेरियल।
जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ तथा प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है, तथा प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है। बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म बता सकते हो? सर लेफ्ट हो रहा है हमारा, वो वाला बंद होने वाला है। कोई बात नहीं, दूसरे वाले से पढ़ लो बेटा। ऐसा सीरियल के पास नहीं जा रहा। चार्ज नहीं किए थे? कृष्णा, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। जी हाँ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा। और आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहीं पे स्टार लगा के इसे ऊपर लिख लो, इसको स्टार लगा के कॉपी के ऊपर लिख लो, भूलना नहीं चाहिए। पूछेगा ही पूछेगा, 2 नंबर का आएगा ही आएगा, हर बार आता है। मिटा दें? ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। अब हेडिंग डालिए प्लाज्मिड, हेडिंग डालिए प्लाज्मिड। अच्छा नहीं, एक चीज और, साइटोप्लाज्म में ही कोशिका द्रव में लिखिएगा, जीवाणु में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु में 70S, इसको 50+30S कहते हैं। या कंफ्यूज मत हो, बस इतना लिखो, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लिख लिया? यस सर। सेजल, कमल आ गया है? नहीं सर, अभी नहीं आया। अच्छा, जीवाणु में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हो गया, यह तक कंप्लीट है सबका? सबका कंप्लीट है। आगे की हेडिंग डालिए प्लाज्मिड। अगला हेडिंग है प्लाज्मिड। ये कितने, पहली हेडिंग क्या थी? फर्स्ट क्या था बताओ? स्लाइम लेयर। सेकंड क्या था? सेल वॉल। थर्ड क्या था? सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ क्या है? फोर्थ था मीजोजोम, फोर्थ था मीजोजोम, और ये फिफ्थ था साइटोप्लाज्म। क्या है? फिफ्थ। अब 6 नंबर पे डालिए प्लाज्मिड, 6 नंबर पे डालिए प्लाज्मिड। क्या बेटा? प्लाज्मिड। सिक्स नंबर पे डालिए प्लाज्मिड। लिखो बेटा प्लाज्मिड को। जीवाणु में या जीवाणुओं में
कुछ लगा लो, कुछ जीवाणुओं में, सब में नहीं पाया जाए, कुछ जीवाणुओं में सामान्य आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त, सामान्य आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थ के अतिरिक्त सामान्य आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है, के अतिरिक्त एक सर्कुलर का मतलब गोलाकार, सर्कुलर का मतलब गोलाकार डीएनए और डीएनए पाया जाए, के अतिरिक्त एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसे ही प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, इसे ही प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। देखो, इसे ही प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। लिख लिया? बच्चों जरा एक फिगर बना रहा हूं, देखो कैसा दिख रहा है। क्या लग रहा है, क्या बनाया हुआ हूं? ठीक है, ये एक साधारण जीवाणु कोशिका है। इसमें हमने कहा कि एक एक्स्ट्रा, ये आनुवंशिक पदार्थ है, उसका एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाए जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाए जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड डीएनए बोलेंगे। देखो प्लाज्मिड डीएनए बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको? प्लाज्मिड डीएनए बोलेंगे। काम क्या है, देखो, जिस बैक्टीरिया में यह पाया जाएगा बच्चों उसे F पॉजिटिव, जिस बैक्टीरिया में पाया जाएगा उसे F पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे F नेगेटिव बोलेंगे। जब रिप्रोडक्शन होगा बच्चों तो F पॉजिटिव से इस पहले तो इसकी दो कॉपी बन जाएगी, एक कॉपी अभी है, एक और बन जाएगी रिप्रोडक्शन के समय, फिर वो जो बनी रहेगी कॉपी वो दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर जो F नेगेटिव बैक्टीरिया था जिसने इसको ग्रहण किया वो अब F पॉजिटिव में बदल जाए। तो हम लिख लेते हैं, इसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, ये फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद अगली लाइन से लिखिएगा, छोटा सा बनाइएगा, उस कॉपी में ही छोटा सा बना लीजिएगा बस। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? जहां लिख रहे हैं वहां एक छोटा सा फिगर बना के इसे लगा लीजिएगा, ठीक है, और इसको दे दीजिएगा नॉर्मल जेनेटिक डीएनए, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बच्चों समझ पा रहे हैं? आवाज आ रही है हमारी? मैं कह रहा हूं कि जहां प्लाज्मिड लिख रहे हैं 6 नंबर पर, वहां पे ही एक छोटा सा फिगर बना के ये लिख दीजिएगा, ठीक। और अगली लाइन से लिखना शुरू करिए, अगली लाइन से लिखना शुरू करिए। प्लाज्मिड डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है
एफ प्रकार का, दूसरा है आर प्रकार का, आर, और तीसरा है कूल प्रकार का प्लाज्मिड। नोट कर लो, जल्दी करो, फिर मुझे इसके बारे में भी लिखवाना है। लिख लिया? अब है एफ प्रकार का लिख लेते हैं, एक हेडिंग डाल लो, एफ प्रकार का प्लाज्मिड। ऊपर से मैं मिटा रहा हूं बेटा, ताकि हमें जगह मिल जाए। एफ प्रकार का प्लाज्मिड बच्चों, ये जो एफ है इसको बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। एफ प्रकार का मतलब फर्टिलिटी प्रकार का। एफ फैक्टर को, एफ को बोलते हैं फर्टिलिटी। एफ से अभिप्राय, एफ से अभिप्राय फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी, या एफ का अभिप्राय फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी क्या है? एफ का क्या मतलब होगा? फर्टिलिटी। एफ का क्या अभिप्राय है? फर्टिलिटी लिखा होगा। एफ से अभिप्राय फर्टिलिटी है। एफ से अभिप्राय फर्टिलिटी है। अच्छा बच्चों, फर्टिलिटी है। जिस बैक्टीरिया में एफ प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है उसे एफ पॉजिटिव कहते हैं, तथा जिसमें नहीं पाया जाता है उसे एफ नेगेटिव कहा जाता है। जिस जीवाणु में एफ प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है पाया जाता है उसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या जीवाणु, जिसमें पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या जीवाणु। तथा जिसमें नहीं पाया जाता है उसे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, कहा जाता है। जिसमें पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? आज आप लोग सो रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्यों, क्या हुआ? जिसमें एफ पॉजिटिव पाया जाएगा क्या कहेंगे? जिसमें प्लाज्मिड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एफ प्रकार का, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। गुड, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दूसरा है आर प्रकार का प्लाज्मिड। दूसरा है आर प्रकार का प्लाज्मिड। बच्चों आर का मतलब होता है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब जो प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करे। जिसमें यह पाया जाएगा, इस प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाएगा, वह दवाओं के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी रहेगा। उसको हम लोग दवाओं से मार नहीं सकते उस बैक्टीरिया को। इसका मतलब यह है कि अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग काज कर दे
रोगजनक हो जाए तो हम उसे जल्दी मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आर प्रकार का प्लाज्मिड पाया जा रहा है। वह प्रतिरोधी दवाओं के प्रति, जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उसके प्रति वह प्रतिरोधी है, मतलब वो एंटीबायोटिक दवाएं उसे मार नहीं पा रही हैं। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, अब बोलो। सर आपने जी लिखा था उसमें नहीं पाया जाता, उसे एफ कीजिए था। जिसमें नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? एफ प्रकार का प्लाज्मिड क्या नहीं पाया जाता है? समझ में आ गई बात? एफ से क्या अभिप्राय है? फर्टिलिटी। एफ से क्या अभिप्राय है? फर्टिलिटी। बोलते ही नहीं हो बच्चों। एफ से फर्टिलिटी, FERTILITY। बच्चों जब तक आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हमारे साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर वो वन वे हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है कि नहीं? ठीक है, जब मैं पूछूं तो थोड़ा जवाब दिया करिए। जवाब देने से आपको भी डर के मारे पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज छूट गया, नहीं बोलने आया तो कभी सीखा ही नहीं। ठीक है, जैसे पूनम है, प्रिया है, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं जुड़े भी हैं कि केवल छोड़ के चले गए हैं। पूनम, प्रिया, अवेलेबल हैं आप? आवाज आपकी नहीं आ रही है। चलिए आगे चलिए। आर प्रकार का प्लाज्मिड, आर प्रकार का प्लाज्मिड रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। रेसिस्टेंट, आर से अभिप्राय है रेसिस्टेंट, हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध। आर से अभिप्राय रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट। दिखाई दे रहा है बच्चों? मैंने लिखा है कि आर से अभिप्राय है रेसिस्टेंट प्रकार या प्रतिरोध। इसका मतलब यह होगा कि जिस जीवाणु में यह पाया जाएगा वह एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के जीवाणु को एंटीबायोटिक दवाओं से मारा नहीं जा सकता है, एंटीबायोटिक दवाओं से मारा नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? सपोज करो कि इसमें एक प्रकार का आर प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाएगा, तो अब हम इसमें कितना भी एंटीबायोटिक दवाएं डालेंगे ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेसिस्टेंट है। ये किससे रेसिस्टेंट है?
एंटीबायोटिक दवाओं से, एंटीबायोटिक दवाओं से। तो अब हो सके कोई तुम लोगों से पूछ ले कि कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताओ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, लिख लो। जैसे कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के नाम, कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के नाम। दवाएं जैसे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, दो तरह का देखो, एक होगा टेट्रासाइक्लिन, दूसरा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन दवाओं को अगर डाला जाएगा तो उस बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो रेसिस्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा है कोल प्रकार का प्लाज्मिड। कोल प्रकार का प्लाज्मिड, इसे मिटा रहे हैं बेटा। बच्चों, कोल से अभिप्राय है कोलिसिन बनाने वाला। एक कोलिसिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अगर इस प्रकार का प्लाज्मिड पाया जा रहा है जीवाणु में, तो वह कोलिसिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवा बना देगा। ठीक है, जिसमें पाया जाएगा वो क्या बनाएगा? कोलिसिन नामक प्रतिजैविक दवा को बनाएगा, कोलिसिन नामक एंटीबायोटिक ड्रग को वो बनाएगा। देखिए, कोल से अभिप्राय कोलिसीन है, कोलिसीन है। जिस जीवाणु में इस प्रकार का कोल प्लाज्मिड पाया जाता है, जिस जीवाणु में कोल प्लाज्मिड पाया जाता है, जिस जीवाणु में कोल प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है, कोल प्लाज्मिड पाया जाता है, वह कोलिसीन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, जिसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में समर्थ हो जाता है, बनाने में समर्थ होता है। एंटीबायोटिक बनाने में समर्थ होता है। एंटीबायोटिक बनाने में समर्थ होता है। सेकंड वाली लाइन में स्ट्रेप्टोमाइसिन के आगे क्या लिखा? बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आगे कुछ नहीं है, खत्म। इसके मतलब अच्छा, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा टेट्रा हो गया, टेट्रा। आगे चलें। यस सर। बच्चों, इस प्रकार से
हमारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर खत्म होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। जितने स्ट्रक्चर हमने बताए थे सब हो चुके हैं। हाँ, कुछ जीवाणुओं में लिख लो, वो फ्लैजिला, एक हेडिंग बची हुई है, 7वां नंबर ना, 6 नंबर हो चुका था। प्लाज्मिड कौन सा नंबर था, 6वां था या 7वां था? 6वां। अब 7वां नंबर डालो, फ्लैजिला या कसाभिका, ये बची हुई है। 7वां नंबर पे बात करेंगे हम लोग फ्लैजिला, जिसे हम लोग कसाभिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसाभिका। लिखिए, कुछ जीवाणुओं में कसाभिका पाई जाती है, कुछ जीवाणुओं में कसाभिका पाई जाती है, जिसकी सहायता से जीवाणु चल सकते हैं, जिसकी सहायता से जीवाणु चल सकते हैं। जीवाणु चल सकते हैं। ठीक है, हो गया। जीवाणु में ये नहीं पकड़ी जाएगी तो जीवाणु नहीं चल पाएंगे। हाँ बेटा, कैसे चलेंगे? कल मैंने, अच्छा आप लोग दोहराते नहीं है ना, कल मैंने वो चप्पू का उदाहरण बताया था ना कि जब नाव में चप्पू चलाते हैं तो चलते आए। नाव में चप्पू चलाते हैं, कल उदाहरण बताया था हमने। तो तभी तो चलेंगे जब चप्पू रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेंगे। जिन बैक्टीरिया में नहीं रहता है वो अचल बैक्टीरिया कहे जाते हैं। अभी समझा दे रहा हूं, ठीक है? हेडिंग डालो, इसी के अंतर्गत आगे लिख लो, आगे लिख लो, कसाभिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर। एक लाइन, अभी जो ऊपर लाइन वाली बोले थे, जरा बोलो तो क्या बोले थे? फ्लैजिला के बाद, फ्लैजिला लिखवाने के बाद क्या बोले थे हेडिंग? कुछ जीवाणु में कसाभिका पाई जाती है जिसकी सहायता। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में कसाभिका पाई जाती है जिसकी सहायता से जीवाणु चल सकते हैं। इसके आगे की लाइन लिखो, इसके आगे लाइन मैं लिख दे रहा हूं कि कसाभिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे कसाभिका या फ्लैजिला जिसे बोलते हैं, फ्लैजिला की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणु निम्नांकित प्रकार के होते हैं। जीवाणु निम्नांकित प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें रोमन अंक में डालना, रोमन में 1 नंबर डाल देना, रोमन में 1 नंबर डालना और लिखना ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस, CHOUS, ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। हिंदी में भी ए ट्राइकस ही लिखते हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया या जीवाणु। अब ऐसे जीवाणु जिसमें कोई कसाभिका न पाई जाए वह है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। इसका फिगर बना देना, ऐसे बना देना, बस ऐसे बना करके छोड़ देना, इसमें थोड़ा डॉट डॉट लगा दो, साइटोप्लाज्म नजर आने लगे। ये क्या है? ए ट्राइकस बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया में कोई कसाभिका नहीं पाई जाती है, लिख लो। इस प्रकार के जीवाणु में कोई कसाभिका नहीं पाई जाती। कसाभिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जीवाणु में कोई भी कसाभिका नहीं पाई जाती है।
कसाभिका को क्या हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, बताओ। अरे भैया फ्लैजिला बोलते हैं। क्या हो जाता है बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? बोलने अच्छा लिखने में बिजी हो जाते हैं इसलिए बोलते नहीं। ओके ओके ठीक है। पास्चुरेला, PASTURELLA, पास्चुरेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ए ट्राइकस है, और भी बहुत सारे हैं पास्चुरेला। पहले हिंदी में लिखो तुम लोगों के लिए, पास्चुरेला, पास्चुरेला। अंडरलाइन जरूर करना, अंडरलाइन जरूर करना, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एक तो ए ट्राइकस हो गया। अब होगा, आगे लिखो, अभी लिखो मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। अब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ एक कसाभिका पाई जाए, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ एक, मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ एक कसाभिका पाई जाए। फिगर बना लो पहले। सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल एक कसाभिका पाई जाए। जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाए, एक फ्लैजिला पाया जाए, क्या कहेंगे उसे? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। उसे क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। ऐसा बैक्टीरिया, हाँ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाए उसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। इसका उदाहरण है स्यूडोमोनास, स्यूडो, PSEUDOMONAS, स्यूडोमोनास। इसका उदाहरण है स्यूडोमोनास। तीसरा लिखो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, LOPHO, लोफो, TRICHOUS, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। बस दो और बचे हुए बेटा, खत्म कर लेने दो इसे, दो बचे हुए हैं, खत्म कर लेने दीजिए, ठीक है, घबराइए मत। अब ऐसा बैक्टीरिया, अभी तक क्या था? ए ट्राइकस में कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस में सिर्फ एक फ्लैजिला। लोफो में क्या होगा? एक सिर पर उसके एक कोने पर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाएगा, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जाएगा, ऐसे दिखाई देगा, देखो। ठीक है, ठीक। ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक शीर्ष पर
पर बंच, बंच का मतलब गुच्छा, शीर्ष पर फ्लैजिला गुच्छे के रूप में पाया जाए, फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाए, फ्लैजिला का बंच या गुच्छा पाया जाए, तो उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। लोफोट्राइकस CHOUS बैक्टीरिया कहेंगे। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक शीर्ष पर क्या हो, बंच ऑफ, क्या हो, बंच ऑफ, क्या हो, बंच ऑफ फ्लैजिला, एक शीर्ष पर बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका उदाहरण होता है स्पाइरलम, इसका उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, स्पाइरिलम, SPIRILLUM, स्पाइरिलम, इसका उदाहरण है स्पाइरिलम। तो अब तक हो गया ए ट्राइकस, हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर वो 2 कॉल करवा देना वरना समझ में नहीं आएंगे। 2 ही है बेटा, बहुत समझ में आ रहा है, मुझे पता है समझ में आ रहा है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है ये, ठीक है, घबराओ मत, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन अभी लिखो इसे, ठीक है। ए ट्राइकस में कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला एक शीर्ष पे, लोफो में क्या होगा, एक ही शीर्ष पे झाड़ू की तरह से निकला हुआ है फ्लैजिला, एक ही शीर्ष पे झाड़ू की तरह से। समझ में नहीं आ रहा है आप सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी? लक्ष्मी, कृष्णा, पूनम, प्रिया, सेजल, आ रहा है ना? हाँ गुड, चलो चौथा लिखो बेटा, सेजल चौथा लिखो, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है बेटा जानते हो, जैसे अभी तक क्या था, लोफो में एक शीर्ष पे झाड़ू की तरह से निकले हुए थे बैक्टीरिया, फ्लैजिला बहुत सारे, अब इसके दोनों शीर्षों पे, दोनों शीर्षों पे, दोनों शीर्षों पे कैसे दिखेगा देखो, इनके दोनों सिरों पे झाड़ू की तरह से निकला रहे या दोनों सिरों पे फ्लैजिला मौजूद रहे गुच्छे में, उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया। ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों शीर्षों पर फ्लैजिला गुच्छे में मौजूद हो, फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाए, फ्लैजिला का गुच्छा या बंच, बंच पाया जाए, तो उसे, फ्लैजिला का गुच्छा या बंच पाया जाए तो उसे कौन सा, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस CHOUS, ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास। इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास। अब हो जाएगा पेरीट्राइकस, ये आखिरी है बेटा, पेरीट्राइकस, घबराना मत, आखिरी है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस।
पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है कृष्ण। इसमें क्या होगा, इसकी पूरे शरीर पे ही एक एक फ्लैजिला पाया जाए, इसके पूरे शरीर पे फ्लैजिला बिखरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। समाप्त हो गया। सुनो, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पूरी सतह पर फ्लैजिला बिखरे हुए हो या फिर फ्लैजिला पाए जाएं। उसे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसका उदाहरण है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा, फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफोसा, टाइफोसा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।